Now, next is propensity to save, meaning and type. तो propensity to save क्या होता है? Propensity to save refers to a schedule showing amount of saving at a different level of income. ओके तो वापस सुन लीजिए. propensity to save refers to a schedule showing amounts ऑफ सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. मतलब आपके इनकम के डिफरेंट लेवल पर आप कितनी सेविंग करते हो इसको आपको शो करता है आपका propensity to save. इसके टाइप्स कितने हैं? वही APS एंड MPS. कंजप्शन की तरह आपने कंजप्शन में APC पढ़ा, MPC पढ़ा, तो सेविंग के लिए क्या आएगा? APS और MPS. वही एवरेज propensity to save एंड मार्जिनल propensity to save. ओके तो एवरेज propensity to save मीन्स it refers to the ratio of saving to the corresponding level of income. It refers to the ratio of saving to corresponding level of income. वही इनकम के डिफरेंट लेवल पर आपको सेविंग्स के बारे में बताता है. तो APC इज इक्वल्स टू S अपॉन वाई. जब हम कंजप्शन कर रहे थे C अपॉन वाई किया था, यहाँ हम सेविंग पढ़ रहे थे S अपॉन वाई कर देंगे. वैसे ही MPS है. इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग, जिसे हम डिनोट करेंगे ट्राइंगल S से. ओके टू चेंज इन टोटल इनकम. डेल्टा ये जो आपका त्रिभुज है Y. ओके इसको कहते हैं चेंज इन इनकम. तो MPC बराबर S अपॉन वाई, और इसको ब्रैकेट में दिखा है, इसका मतलब चेंज से है. अब इसके आगे आप एक ट्राइंगल बना सकते हैं. अब है आपका रिलेशन बिटवीन APC एंड APC और APS दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? देखिए कंजप्शन और सेविंग दोनों मिलाकर 1 रुपया बनता है, मतलब आपकी इनकम के बराबर होता है. भाई जितना आप कमाएंगे उतना ही तो आप कंजम करेंगे, उतना ही तो आप सेव करेंगे. तो दोनों को मिला दो तो आपकी इनकम के बराबर होता है. तो समझ लीजिए आपकी इनकम है 1 रुपया, तो APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1. या हम कह लें APC बराबर 1 रुपी माइनस APS और APS बराबर 1 माइनस APC. क्योंकि हम 1 रुपया कमा रहे हैं तो उसमें दोनों में से जो चीज़ घटाओगे तो तीसरी चीज़ निकल आएगी. ओके एंड रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS वही चीज़ है, वही 1 रुपया. जिस तरह APC निकाला वैसे ही हम MPC भी निकालेंगे. एंड 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब इसका लास्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट कितने तरह के होते हैं. तो इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह के होते हैं. एक होता है इंट्रोड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड एक होता है आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. तो इंट्रोड्यूस इन्वेस्टमेंट ये पूरा चैप्टर जो है वो केवल आपके डेफिनेशन से रिलेटेड है. इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन आपके बनता है, चाहे वो कुछ भी आए. ओके तो 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. इंट्रोड्यूस इन्वेस्टमेंट इट इज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम लेवल. ये इनकम लेवल से डायरेक्ट प्रभावित होता है. इट इज़ मेड when marginal if efficiency of investment is greater than the rate of interest. Okay and autonomous investment it is the independent of change in the level of income. अब हम बात करेंगे एक्स एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की, और दूसरा होगा आपका एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. 5 तरह की आपकी डेफिनेशंस बची हैं, वो बता देती हूँ मैं. एक्स एंड सेविंग क्या होती है? तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एज प्लान्ड बाय सेवर. देखिए एक्स एंड जो होती है वो प्लान्ड होती है, हमने प्लान किया हुआ होता है. ठीक है. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एज प्लान्ड बाय द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स आर कॉल्ड एक्स एंड सेविंग एंड एक्स एंड इन्वेस्टमेंट. एक्स एंड सेविंग मे और मे नॉट बी इक्वल टू एक्स एंड इन्वेस्टमेंट. ज़रूरी नहीं है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इसमें बराबर हो, क्योंकि ये प्लान्ड होता है. देखिए इसमें डिफरेंस जो है वो क्या है? प्लान. हमने जो प्लान किया है हम इतना कर लेंगे. ठीक है. तो एक्स एंड का मतलब क्या है? प्लान, जो हमने सोचा. और एक्स पोस्ट का मतलब है एक्चुअल जो किया. ये फ़र्क है इसमें. ठीक है. तो एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट माने एक्चुअल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो आपने सचमुच किया. एक तो आपने सोचा और एक आपने सचमुच किया. ओके नाउ नेक्स्ट वन, फुल एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. इन सब के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कभी भी किसी इकोनॉमी में नहीं होती कि जहाँ वहाँ जो बंदा रह रहा है, मतलब जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गया. ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, लेकिन आपको लिखना कहीं नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बताया जा रहा है. फुल एम्प्लॉयमेंट इट एम्प्लाइज अ सिचुएशन इन विच all those who are able and willing to work find work at the existing wages rate get employment. Okay
Involuntary unemployment refers to that part of labor force of the country which is able to work and prefer to work, but it is out of work against its own wish. Okay, and voluntary unemployment, it signifies a situation when people are not willing to do work, although suitable work is available for them. This kind of unemployment is not counted in the estimation of magnitude of employment in a country. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अच्छे से लर्न करके जाइएगा. तो इसी के साथ ही चैप्टर यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 1 हो गया है फिनिश, जो आपका पूरा डेफिनेशन बेस्ड था एंड जो छोटे छोटे आपके इक्वेशंस थे उस पर बेस्ड था.